चलो होमवर्क किया क्या? चलो होमवर्क किसने किसने किया? चलो चलो सेंड करो कमेंट सेंड करो। होमवर्क किसने किया बोलो। चलो बाकी लोग बोलो। ठीक है बाकी लोग यस। ठीक है, जिनका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ पूरा कंप्लीट करो, जिनका हुआ है अच्छा है। ओके ठीक है। चलो अभी फाइनल पार्ट चालू करते हैं, आज चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आज थ्योरी थोड़ा ज्यादा है तो बोर हो सकता है, कुछ ऑप्शन नहीं है उसको। ठीक है, थ्योरी का पार्ट आज थोड़ा ज्यादा है, आज चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलो तो फर्स्ट क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तुम एररलेस में रीड करो। एररलेस में जितना दिया है उतना सिलेबस में नहीं है। एररलेस में जितना दिया है उतना सिलेबस में नहीं है, एररलेस में थोड़ा ज्यादा दिया है। तो क्या क्या सिलेबस में नहीं है, तुमको तो मैं बोलता हूँ एररलेस मत पढ़ो। तो पूरा चैप्टर एररलेस में से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जितना मैंने लिख के दिया है उतना पढ़ा तो भी बस है, थ्योरी कुछ अलग करने का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तुम लोग एररलेस पढ़ोगे, मेरा नहीं सुनोगे तो मैं बोलता हूँ क्या, ये फाइनल पार्ट का लेकिन एररलेस में जितना दिया है उतना थ्योरी पढ़ो और एनसीईआरटी भी इसका रीड करो। एनसीईआरटी मोस्टली तो एनसीईआरटी रीड करो, ये एररलेस रीड किया नहीं तो चलता है। किस पार्ट का? अब जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पार्ट का, फाइनल पार्ट का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उसका नाम क्या रहेगा अभी एनसीईआरटी में, नाम क्या रहेगा मुझे याद नहीं आ रहा उस बीट का, तुम लोग देखो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रेजोनेंस, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ऐसा ऐसा कुछ कुछ रहेगा। ठीक है, ऑर्गन पाइप, इसके सबके बाद में रहेगा फाइनल पार्ट। तो वो तुम लोग एनसीईआरटी में से इतना पढ़ो, तो वो लिख के रखो, काम लिख के रखो, बाकी कुछ नहीं पढ़ने का। एंटायर चैप्टर एनसीईआरटी में से पढ़ने का क्या? नहीं, नहीं पढ़ने का। कितना पढ़ने का? इतना ही पार्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो अब तक पढ़ाया है वो छोड़ के कुछ मिलता है तो एनसीईआरटी में से पढ़ो। ठीक है, लिख के रखो। रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रेजोनेंस, फोर्स्ड वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, रीड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फोर्स्ड वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशंस, forced vibration, free vibrations, resonance from NCERT, from NCERT। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ मैं अच्छा पढ़ाता हूँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थ्योरी है तो थोड़ा बोर ही होता है। ओके चलो, और फिजिकल नहीं है ना तो थोड़ा अपना जोक्स वगैरह इधर चल नहीं रहा तो थोड़ा बोर हो सकता है। अब लेकिन उसको ऑप्शन नहीं है क्या, मुझे भी बोर होता है वैसे कभी कभी लेक्चर लेते वक्त, मुझे भी इतना मजा नहीं आता जितना फिजिकल में मजा आता है। फिजिकल में जोक्स मतलब एकदम मस्त होते हैं, यहाँ पे उतना होता नहीं ना। तुम्हारा रिस्पांस भी मिलता है, तुम्हारा रिस्पांस मिलता है तो और ज्यादा जोक्स करने का ये मजा आता है। तो इधर थोड़ा ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है। चलो तो क्या करने का, देखो क्या क्या रीड करने का एररलेस में मैं बोला, फोर्स वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, रेजोनेंस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये पार्ट। अभी एररलेस में क्या क्या एक्स्ट्रा दिया है, एररलेस पढ़ो ही मत, ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ पहले से। फिर भी तुम लोग पढ़ोगे तो तुमको कुछ कुछ उसमें अलग दिखेगा, तो थोड़ा उसमें एक्स्ट्रा दिया है। क्या थे एक्स्ट्रा दिया है? क्या एक्स्ट्रा दिया है? कुंस ट्यूब, क्या दिया है? कुंस ट्यूब, ये एक्स्ट्रा दिया है, KUNDT, ये कुंस ट्यूब एक्स्ट्रा दिया है, ये मत पढ़ो एररलेस में है। फिर रेजोनेंस ट्यूब भी है एररलेस में, रेजोनेंस
अलग, रेजोनेंस ट्यूब अलग। रेजोनेंस ट्यूब सिलेबस में नहीं है, रेजोनेंस है सिलेबस में, रेजोनेंस ट्यूब नहीं है, वो मत पढ़ो। और फिर ट्यूनिंग फोर्क का एक बीट दिया है, एररलेस में, एररलेस का बोल रहा हूं मैं, ट्यूनिंग फोर्क का एक बीट, एक सेक्शन दिया है, वो भी सिलेबस में है नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। कौन, किसने स्टार्ट किया एक्स्ट्रा को? ठीक है, इतना एक्स्ट्रा है, ये वाला मत पढ़ो एररलेस में। एररलेस वैसे पढ़ो ही मत, कुछ फायदा नहीं है तुमको। उससे अच्छा एक और बुक न्यूमेरिकल का सॉल्व करो, उससे अच्छा और एक न्यूमेरिकल का बुक सॉल्व करो। एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन जो पार्ट का मैंने फाइनल पार्ट का एनसीईआरटी पढ़ो बोला है, उस पार्ट का एनसीईआरटी पढ़ो। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो एक आध सेंटेंस मैंने नहीं पढ़ाया वो वहां पे रह सकता है, जो मैंने नहीं पढ़ाया वो एक आध सेंटेंस उधर रह सकता है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट का एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। चलो, तो अभी क्या है, फर्स्ट है फ्री वाइब्रेशंस। चलो लिखो फर्स्ट, आज क्या लर्न करना है। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्या लर्न करना है, फ्री वाइब्रेशंस। बैठ के देखो रे वीडियो, मैं सब लोग वीडियो बैठ के देखो, लेट के मत वीडियो देखो। उल्टा लेट के पढ़ाई नहीं होगा, फिर पढ़ने से मतलब नहीं है। ठीक है, एकदम जैसा तुम लोग क्लासरूम में बैठते हो वैसा ही बैठना पड़ेगा घर पे। टेबल और चेयर बेस्ट है, टेबल चेयर अवेलेबल नहीं है तो नीचे बैठो जमीन पर। बेड पे, बेड पे मत बैठो, ठीक है। बेड पे बैठोगे तो नींद आएगी, इतना पढ़ाई अच्छा नहीं होगा। पढ़ाई करते वक्त भी और लेक्चर देखते वक्त भी किधर बैठो, नीचे फ्लोर पे बैठो। फ्लोर पे क्या करने का, मैट डालो, चटाई डालो, उस पे बैठो। बेड पे उसको एकदम मस्त गरम गरम ऐसा मस्त बैठो, मस्त करना ऐसा मऊ मऊ गरम गरम करके, उधर मत बैठो। ओके, थोड़ा पेन होना चाहिए तभी पढ़ाई होता है अच्छे से। चलो देखो, टेबल पे या फिर नीचे जमीन पे बैठो। जमीन पे नहीं बैठना तो चटाई डालो, मैट डालो, मैट पे बैठो। चलो, लेट के पढ़ाई करोगे तो कभी नहीं होगा, ट्राई करो, कभी नहीं होगा पढ़ाई। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट क्या है, फ्री वाइब्रेशन। चलो लिखो फ्री वाइब्रेशंस। फर्स्ट पॉइंट क्या लर्न करना है, फ्री वाइब्रेशंस। तो फ्री वाइब्रेशन का डेफिनेशन क्या है, फ्री वाइब्रेशन का डेफिनेशन क्या है, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, vibrations without any external force are called free vibrations. लिखो, vibrations without any external force, free vibrations definition. Vibrations without any external force is called free vibrations. Vibrations without any external force it's called free vibrations. ठीक है, चलो। तो भी ये अपना ये ऐसा है स्केल, इसको मैंने थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। अब एक्सटर्नल फोर्स इस पे कुछ नहीं लगाया मैंने, एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगाया, इसको बोलते हैं फ्री वाइब्रेशंस। इसको क्या बोलते हैं, फ्री वाइब्रेशंस। ठीक है, तो क्या, वाइब्रेशंस विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, वाइब्रेशंस विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड फ्री वाइब्रेशंस। उसमें और एक रहता है ट्रूली फ्री वाइब्रेशंस। नेक्स्ट लिखो, ट्रूली, यहां पे ई नहीं आएगा, ट्रूली फ्री वाइब्रेशंस, ट्रू, तो उसको एल वाई अटैच करो, ट्रूली फ्री वाइब्रेशंस। ठीक है, ट्रूली फ्री वाइब्रेशंस। तो ट्रूली फ्री वाइब्रेशंस मतलब यही, लेकिन अभी इधर क्या है, ये फिंगर्स और ये स्केल, यहां पर फ्रिक्शन है, यहां पर थोड़ा फ्रिक्शन है। बाहर से फोर्स नहीं लगाया, बाहर से ऐसा देखो, ये ऐसा भी फोर्स लगा रहा हूं, बाहर से अगर
फोर्स नहीं लगाया, बाहर से एक बार डिस्टर्ब करके छोड़ने का, तो इसको बोलते हैं फ्री वाइब्रेशंस। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्री वाइब्रेशंस। ठीक है। और अगर यहां पर भी फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर भी फ्रिक्शन नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रूली फ्री वाइब्रेशंस। तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रूली फ्री वाइब्रेशंस। यहां पर भी फ्रिक्शन नहीं है तो। ठीक है, चलो ट्रूली फ्री वाइब्रेशन का डेफिनेशन लिखो। ट्रूली फ्री वाइब्रेशन, vibrations without any external force, vibrations without any external force, vibrations without any external force and any type of friction, vibrations without any external force and any type of friction, and any type of friction, vibrations without any external force and any type of friction are called truly free vibrations, are called truly free vibrations, are called truly free vibrations। उसको क्या बोलते हैं? ट्रूली फ्री वाइब्रेशंस। ठीक है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आता, तो ज्यादा इतना मत सोचो। नेक्स्ट है फोर्स्ड वाइब्रेशंस। चलो लिखो, नेक्स्ट क्या है? फोर्स्ड वाइब्रेशंस। तो फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्या रहता है? फोर्स्ड वाइब्रेशंस, तो उसका डेफिनेशन क्या है? वाइब्रेशंस हैविंग, चलो लिखो, वाइब्रेशंस हैविंग external force, vibrations having external force are called forced vibrations, vibrations having external force are called forced vibrations। मतलब देखो ये ऐसा है, ये ऐसा हमेशा ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। वाइब्रेशन हैविंग एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशंस। ठीक है, तो फोर्स्ड वाइब्रेशंस के बाद क्या है? रेजोनेंस। चलो, फोर्स्ड वाइब्रेशंस के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या रहता है? तो रेजोनेंस क्या रहता है? जब वाइब्रेशन का नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब ये वाइब्रेशन का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये फोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, तब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तब एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम होता है। मतलब अभी इस केस में देखो, ये पूरा जाके इधर आता है, और जब इधर जाने लगता है, जब इधर जाने लगता है तभी मैं फोर्स लगाऊंगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देता है। देखो इसका ये पूरा एक कंप्लीट हो गया, तो इसका फ्रीक्वेंसी और मेरे फोर्स का फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, इसका फ्रीक्वेंसी और मेरे फोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो रेजोनेंस होता है। तो ये जाके एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो ये भी एक ही फोर्स देता है। आ गया एक 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 एक, दोनों का, ये इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है और ये भी एक ही फोर्स दे रहा है, तो इस केस में एम्पलीट्यूड रहता है मैक्सिमम। अब इस केस में देखो, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है। देखो समझ रहा है क्या? देखो इसका फ्रीक्वेंसी मोर है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसको इधर जाके पूरा वापस आने को टाइम मिलता ही नहीं, इधर के इधर ही देना पड़ता है। देखो इधर के इधर ही देना पड़ता है, इधर के इधर ही देना पड़ता है। समझ रहा है क्या? ये इसको अपना ऑसिलेशन पूरा करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो ये भी फोर्स्ड है, ये भी फोर्स्ड है। वाइब्रेट हो रहा है क्या? देखो स्केल वाइब्रेट हो रहा है क्या? वाइब्रेट हो रहा है क्या? देखो स्केल। लेकिन इस केस में देखो एम्पलीट्यूड मोर है, एम्पलीट्यूड मोर है। ये पूरा हो गया, उसके बाद डन का, उसके बाद टन 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 टन, ऐसा। तो इधर एम्पलीट्यूड मोर है, रेजोनेंस है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी स्केल का और इसका फ्रीक्वेंसी फोर्स का सेम है। यहाँ पे देखो टन 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 टन। तो अभी इसका फ्रीक्वेंसी उतना ही है, इसका फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करता है ना। ये सिंपल पेंडुलम है, 2 पाई रूट एल बाई जी इसका फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाई जी रहता है, तो उसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी आता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सेम ही है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बढ़ा दिया, टन 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 टन।
तो इधर का इधर ही कर रहा है, देखो इधर का इधर ही कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो फोर्स का फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होता है, तब क्या होता है, फोर्स का फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होता है, तो क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस का डेफिनेशन लिखा क्या, नहीं लिखा तो लिखो, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, resonance happens. When frequency of force is equal to natural frequency, when frequency of force is equal to natural frequency, when frequency of force is equal to when frequency of force is equal to natural frequency, then resonance happens. When frequency of force is equal to natural frequency, then resonance happens. और resonance में क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है, एट रेजोनेंस लिखो, एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, एट रेजोनेंस क्या होता है, एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, ओके, at resonance amplitude becomes maximum. ओके चलो, उसके बाद नेक्स्ट देखो, अभी एग्जाम्पल्स है रेजोनेंस के, एग्जाम्पल्स लिखो, एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस लिखो, एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस, एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का एग्जाम्पल क्या है, देखो रेजोनेंस का एग्जाम्पल क्या है, देखो ऐसा है, तो यहां पर है रिजिड सपोर्ट, चलो चलो देखो, यहां पर है रिजिड सपोर्ट, इधर है एक स्ट्रिंग, उसको बॉब अटैच किया है तो मतलब है पेंडुलम बन गया, यहां पर एक स्ट्रिंग है और दोनों का लेंथ अलग अलग है, दोनों को इधर ऐसा कनेक्ट किया, स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे बॉब है, यहाँ पे बॉब है, ठीक है। चलो, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, तो अभी क्या किया, इसको डिस्टर्ब करने का, ऐसा इसको ऐसा इधर डिस्टर्ब करने का, इसको ऐसा इधर डिस्टर्ब करने का छोड़ दो, फिर ये अपना चालू हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दीज वाइब्रेशंस ये भी वाइब्रेट करना चालू करता है, बिकॉज ऑफ इसका वाइब्रेशंस, इसमें भी वाइब्रेशन सेट होता है, तब इसका एम्पलीट्यूड चेक करने का, इसका एम्पलीट्यूड चेक करने का, तो इसको छोड़ो, इसका एम्पलीट्यूड कितना है चेक करो, फिर क्या करने का, इसका लेंथ बढ़ाओ, इसको वापस इधर लेके जाके छोड़ो, फिर वापस इसका एम्पलीट्यूड चेक करो, वापस इसका लेंथ बढ़ाओ, दोनों का सेम लेंथ क्या हो गया, अब सेम हो गया, दोनों का लेंथ अब ऑलमोस्ट क्या हो गया, सेम हो गया, फिर अब इसको इधर जाके छोड़ो, उतना ही डिस्टेंस जाके छोड़ने का, उतना डिस्टेंस उठा के छोड़ने का, तो ये वाइब्रेशन मारेगा तो ये भी वाइब्रेशन करना चालू करेगा, इसका लेंथ और बढ़ाओ, इसका लेंथ और बढ़ाओ, और फिर इसको डिस्टर्ब करके देखो, इसमें कितना वाइब्रेशन, इसमें कितना एम्पलीट्यूड आता है, तो क्या पता चलता है, when length of this pendulum is same as length of this pendulum, amplitude is maximum। तो क्या समझ में आता है, when length of this pendulum is equal to length of this pendulum, amplitude is maximum। this pendulum is driving pendulum, driving मतलब इसके वजह से इसमें वाइब्रेशन आ रहा है, this pendulum is driving because of this, इसमें वाइब्रेशंस आ रहा है, तो ये ड्राइविंग है, इसके वजह से इधर वाइब्रेशंस आ रहा है, और ये ड्रिवन है, तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये फोर्स लगा रहा है ना, ये फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये
इसमें वाइब्रेशंस आ रहा है, ये वाइब्रेशन मार रहा है, तो इसका वाइब्रेशन का इसके स्ट्रिंग के अंदर से इस पे इफेक्ट हो रहा है, इस वाइब्रेशन का इस स्ट्रिंग के अंदर से इसको ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो जब इसका फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम होता है, तब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो लेंथ कम ज्यादा करके देखने का, कम किया तो भी एम्पलीट्यूड कम, ज्यादा किया तो भी एम्पलीट्यूड कम। जब दोनों का लेंथ बराबर होता है तब एम्पलीट्यूड इसका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, ओके। देन सेकेंड एग्जांपल है स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप मतलब जो डॉक्टर कान में अटका के इधर उधर लगा के देखता है, ये अच्छा है क्या, वो अच्छा है कि तुम्हारा, किधर किधर लगाता है। ओके, तो वो कैसे काम करता है वो बताता हूं अभी मैं। चलो, तो वो कैसा रहता है, ऐसा थोड़ा बड़ा निकालता हूँ डायग्राम उसका। ठीक है, ऐसा ये ऐसा। चलो, रेजोनेंस लिखा है, उसके बाद लिखो स्टेथोस्कोप, एग्जाम्पल्स लिखो। रेजोनेंस लिखा है, उसका डेफिनेशन वगैरह लिखा है, उसके बाद लिखो एग्जाम्पल्स, रेजोनेंस के एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, उसके बाद लिखो एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में फर्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, स्टेथोस, ये तो बता दिया, ये लिखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला लिखो, क्या, स्टेथोस्कोप। चलो लिखो स्टेथोस्कोप। ठीक है, चलो अभी देखो कैसा कैसा काम करता है ये। चलो, तो ये है स्टेथोस्कोप। तो कैसा काम करता है ये देखो, ये काम क्या करता है, ऐसा यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी है, उसका कुछ तो किधर तो ऐसा डॉक्टर ने लगाया है, और डॉक्टर को सुनना है अंदर क्या हो रहा है, डॉक्टर को सुनना है अंदर क्या हो रहा है। तो ये अपना ह्यूमन बॉडी है, बॉडी के ऊपर उसने लगा दिया है, और अंदर क्या हो रहा है, क्या गुड 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 जो आवाज अंदर आ रहा है वो उसको सुनने का है। तो इसको बोलते हैं बेल। जो मेटेलिक पार्ट रहता है स्टेथोस्कोप का, छोटा रहता है, छोटा सर्कल रहता है, वो भी काम का रहता है, उसमें से भी सुन सकता है, लेकिन डॉक्टर वो कभी लगाता नहीं। क्यों लगाता नहीं मुझे पता नहीं, तुम लोग अपना अपना पता करो जब डॉक्टर बनोगे। तो ये जो छोटा पार्ट रहता है उसको बोलते हैं बेल। और जो ये बड़ा पार्ट रहता है, इसके इधर एक ये रहता है, पेपर जैसा रहता है, पेपर रहता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बड़ा जो पार्ट रहता है, इससे ही सुनता है वो हमेशा, ये वही लगाता है, ये पार्ट ही लगाता है, इसको ऐसा पकड़ता है, इसको हैंडल जैसा यूज करता है डॉक्टर, इधर इधर उधर इधर ऐसा नीचे से किधर भी लगाता है। तो इसको डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम मतलब पर्दा, डायफ्राम मतलब पर्दा। जो ऐसा पेपर जैसा है, मेटालिक जैसा है, मेटालिक नहीं, पेपर जैसा है, वहां पर कपड़े जैसा रहता है वो, उसको वो डायफ्राम रहता है। और इधर नहीं रहता वो, ये यहाँ पर बस मेटालिक ऐसा रहता है, मेटालिक ऐसा बेल रहता है। तो इसको बोलते हैं बेल, और इसको बोलते हैं डायफ्राम। ओके, इसको बोलते हैं डायफ्राम, इसको बोलते हैं बेल। बेल का यूज किसके लिए होता है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने के लिए। बेल का यूज किसके लिए होता है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने के लिए। ऊपर का भी काम का है, नीचे का भी काम का है। और ये डायफ्राम का काम किसके लिए होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सुनने के लिए। डायफ्राम से हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, बेल से हम लोग लो फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। कैसे होता है, देखो ऐसे होता है। काम कैसे करता है स्टेथोस्कोप, तो ऐसा काम करता है। तो
ये स्टेथोस्कोप में इधर भी पाइप्स रहता है, इधर भी पाइप्स रहता है, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स रहता है, छोटे लेंथ का, बड़े लेंथ का, बड़े डायमीटर का, सब टाइप्स का ऐसा पाइप रहता है। ये जो है स्टेथोस्कोप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का पाइप रहता है। तो ये पाइप 200 हर्ट्ज पे रेजोनेंस करता है, 200 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है, तो इसका शायद 300 हर्ट्ज रहेगा, इसका 250, इसका 400, इसका 500, कुछ कुछ रहेगा फ्रीक्वेंसी। वो हर एक का नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाला ना ऑर्गन पाइप का, वही फ्रीक्वेंसी, हर एक पाइप का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगा या फिर जो भी रहेगा। तो हर एक फ्रीक्वेंसी, हर एक पाइप का नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पाइप का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब पाइप को ऐसा बजाया तो उसमें से क्या फ्रीक्वेंसी बाहर निकलता है। पाइप का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब पाइप को ऐसा बजाया तो पाइप से क्या फ्रीक्वेंसी बाहर आता है, कौन सा, तो जो फॉर्मूला देखा था हमने वही फ्रीक्वेंसी बाहर आता है। क्लोज्ड के लिए 2p+1/4l इंटू वेलोसिटी, ओपन के लिए p+1/2l इंटू वेलोसिटी, वो वाला ही। तो ये पाइप 300 है इसका फ्रीक्वेंसी, इसका 200 है, इसका ऐसा है, ठीक है। अब एक ही पाइप में से डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आता है, लेकिन उतना एक्सप्लेनेशन अपने बुक में नहीं किया। एक ही पाइप डिफरेंट डिफरेंट साउंड के लिए रेजोनेंस प्रोड्यूस करता है, कर सकता है, तो वो कैसे होता है स्टेथोस्कोप में, वो बुक में एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस पाइप का नेचुरल फ्रीक्वेंसी 300, इसका 200 है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग है, ठीक है। ओके, सपोज अभी स्टमक पे लगाया, ये स्टमक पे लगाया और इंटेस्टाइन से आवाज आ रहा है, गुड 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 गुड, ऐसा इंटेस्टाइन से आवाज आ रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, सपोज 300 फ्रीक्वेंसी है। ओके, ऐसा स्टमक पे लगा है स्टेथोस्कोप और अंदर से आवाज आ रहा है, तुम्हारा पेट, तुम्हारे पेट से अंदर से आवाज आ रहा है, डुक 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 डुक, ऐसा आवाज आ रहा है। तो जो भी साउंड आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 300 हर्ट्ज है। अगर जो अंदर से, पेट के अंदर से आवाज आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी और इस पाइप का फ्रीक्वेंसी सेम है, if frequency of sound coming from the stomach is same as natural frequency of pipe, then ये वाला पाइप रेजोनेंस मारेगा, बाकी वाले पाइप रेजोनेंस नहीं करेंगे। तो ये 300 हर्ट्ज वाला पाइप क्या करेगा, रेजोनेंस मारेगा। इसका फ्रीक्वेंसी पेट के अंदर का और पाइप का सेम हो गया तो ये रेजोनेंस मारेगा। इसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ता है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ता है, एम्पलीट्यूड बड़ा मतलब साउंड बड़ा, तो बाकी पाइप से साउंड आता है नहीं, बस इस पाइप से साउंड आता है और बहुत बड़ा आता है, तो वो साउंड इसमें से कान में घुसता है और सुनाई देता है डॉक्टर को। 300 हर्ट्ज का पेट में फ्रीक्वेंसी है, तो ये वाला पाइप की जो जिसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी 300 है वो रेजोनेंस मारता है। रेजोनेंस मारता है मतलब इसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा, एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा मतलब साउंड बहुत बड़ा। बाकी लोगों का एम्पलीट्यूड बढ़ता नहीं क्योंकि इसके साथ, इनके साथ इसका रेजोनेंस होता नहीं, इसका रेजोनेंस इसके साथ होता है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है मतलब आवाज बढ़ता है, तो आवाज डॉक्टर को सुनाई देता है कान में, तो उसको भी सुनाई देता है, गुड 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 गुड, ऐसा सुनाई देता है, ठीक है। अगर लो फ्रीक्वेंसी सुनना है डॉक्टर को तो बेल टच करना पड़ेगा बॉडी को, बेल। अगर हाई फ्रीक्वेंसी सुनना है तो डायफ्राम टच करना पड़ेगा बॉडी को, ठीक है। चलो डायग्राम निकालो, थोड़ा बहुत में एग्जाम्पल के नीचे स्टेथोस्कोप लिखा है, उसके बाद में डायग्राम निकालो कैसे काम करता है स्टेथोस्कोप। मैं 2-3 लाइंस में बताता हूं, नीचे लिखेंगे, चलो ड्रॉ करो। डायफ्राम का स्पेलिंग देखो क्या है, DIAPHRAGM। डायफ्राम का स्पेलिंग थोड़ा अलग रहता है, DIAPHRAGM। ये किसने फाइंड आउट किया था, स्टेथोस्कोप किसने डिस्कवर किया था, रैपापोर्ट एंड स्प्रैग। किन दो लोगों ने इन्वेंट किया था, रैपापोर्ट एंड स्प्रैग। ये कीवर्ड है यहाँ पे थोड़ा
स्पेस हो गया है लेकिन एक ही है। रैपापोर्ट एंड स्प्रैग, इन दोनों ने ये डिस्कवर किया है स्टेथोस्कोप। चलो डायग्राम निकाल के हो गया। चलो डायग्राम निकाल के हो गया। ठीक है, चलो लिखो, डायग्राम के नीचे लिखो। हो गया क्या? कमेंट करके बता दे जाओ फटाफट मुझे, आज कंप्लीट करना ही है। चलो लिखो लिखो, उसके नीचे लिखो क्या? if 300 hertz if 300 hertz sound comes from the body, if 300 hertz sound if 300 hertz sound comes from the body, if 300 hertz sound comes from the body, then pipe whose natural frequency is 300 hertz, then pipe whose natural frequency is 300 hertz, then pipe whose natural frequency is 300 hertz resonates full stop, resonates full stop। उसके बाद क्या? because of this because of this 300 hertz sound is heard through the stethoscope, because of this 300 hertz sound is heard through because of this 300 hertz sound is heard because of this 300 hertz sound is heard through stethoscope, because of this 300 hertz sound is heard through stethoscope। फर्स्ट सेंटेंस अभी फ्रेंड से फोटो लेके निकालो। फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला था? 300 हर्ट्ज इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक या फिर बॉडी, देन पाइप हैविंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज रेजोनेट्स फुल स्टॉप। बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेट होता है तो क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस 300 हर्ट्ज साउंड इज हर्ड थ्रू दी स्टेथोस्कोप। ठीक है, चलो तो बेल का यूज किसके लिए? लिखो, बेल इज यूज्ड टू हियर लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स। लिखो, बेल is used to hear low frequency sounds। Bell is used to hear low frequency sounds। Bell is used to hear low frequency sound, whereas diaphragm, diaphragm, whereas diaphragm is used to hear high frequency sounds, whereas diaphragm is used to hear high frequency sounds, diaphragm is used to hear high frequency sounds and bell is used to hear low frequency sounds। ठीक है,
ठीक है, ओके। चलो, उसके बाद इसका यूज कहां पर होता है? रेजोनेंस का यूज होता है रेडियो में। लिखो, पहला एग्जाम्पल क्या देखा? पेंडुलम का। सेकेंड रेजोनेंस का एग्जाम्पल क्या देखा? स्टेथोस्कोप। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? रेडियो। चलो लिखो रेडियो। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? रेडियो। ठीक है, चलो मीटिंग एंड करता हूं, वापस स्टार्ट करता हूं, ज्वाइन करो, फिर रेडियो करेंगे।